नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनके सर बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है कि हमने अब 12th बायोलॉजी का हिंदी मीडियम का जो चैप्टर लिया है वो है वंशानुगति तथा विविधता के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा चल तो अपनी 11th ही रही थी, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड आई कि सर आप जेनेटिक्स का चैप्टर लो, वो हमें समझ में नहीं आ रहा, वो पढ़ा। तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम में वही लेकर आया हूँ और स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। एनसीईआरटी के साथ में इसमें प्लस नोट्स भी हम देखेंगे और ये पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इससे के बाद वाला चैप्टर और इससे आप लोगों के कम से कम हम बात करेंगे 7-8 क्वेश्चन आते हैं या 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन दोनों चैप्टर से। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं कि चैप्टर तो अपना है 4 नंबर का और वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये तो जो पॉइंट है आप पढ़ लेना क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो बात बोली गई है कि भाई ये बोला गया है वंशानुगति के बारे में। क्या बोल रहे हैं ये? अनुवांशिकता तो हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जो अनुवांशिकी, जिसे हम अनुवांशिकी कहते हैं तथा इससे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार भी करते हैं। इस शाखा में वंशागति तथा विविधताओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वंशानुगति तथा विविधताओं का। अब वंशानुगति क्या होती है? आप लोगों की इनहेरिटेंस जिसको हम बोलते हैं, और वेरिएशन को हम बोलते हैं विविधताएं। तो अब सबसे पहले तो वंशानुगति क्या होती है? वंशानुगति बेटा वह प्रोसेस है जिसके द्वारा, क्या बोल रहे हैं हम? वह क्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। मतलब जो कैरेक्टर है वो किससे? जनकों से संतति में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वंशानुगति या इनहेरिटेंस। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जिसका अध्ययन करते हैं वंशानुगति का, उसे बोलते हैं हम अनुवांशिकी। अब माता पिता से कैरेक्टर जो बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं या जनकों से संतति में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो पूरे 100% तो बोलते हैं कि हम होते हैं, लेकिन पूरे सेम टू सेम डिट्टो वो नहीं होते हैं। बोलते हैं ना कि हम कुछ ना कुछ क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। तो वो जो वेरिएशन आए हैं, वो जो विविधताएं आई हैं, उनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी में, वंशागति वह प्रक्रम, आप लोगों को क्या करना है बेटा? इस पर अंडरलाइन करनी है। प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों में आई असमानता की अवस्था है। कि भाई बच्चे अपने माता पिता से कुछ लक्षणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो वो भिन्नता किस कारण आती है उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप पढ़ लेना। हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में और क्या बात करें। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कुछ साइंटिस्ट जो आने वाले हैं अनुवांशिकता के बारे में। अनुवांशिकी के जनक कौन है? जेनेटिक्स हम बात कर रहे हैं, जो अनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम यहाँ पर। प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? टीएच मॉर्गन, जिसने फल मक्खी पर क्या किए थे? प्रयोग किए थे। आधुनिक और प्राणी अनुवांशिकी के जनक कौन है? बैटसन। ये तीनों साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर? अब बेटा यहाँ पर हम जेनेटिक्स तो पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। उस टर्मिनोलॉजी में पहला शब्द आता है बेटा जीन। मैं आप लोगों से पूछूं कि जीन क्या होते हैं, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे भाई? जीन, आप बोलोगे सर जीन वो होते हैं जो एक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। हम इनको बोलते हैं अनुवांशिकी की यूनिट, अनुवांशिकी इकाई बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की इकाई बोलते हैं हम इसको। वंशानुगति की इकाई बोल देते हैं किसको? आप लोगों की जीन को। अब बेटा और ज़्यादा पूछा जाए जीन कहाँ मिलती है और होती क्या है, तो हम बोलते हैं बेटा जीन डीएनए पे जो खंड जानकारी या इंफॉर्मेशन रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो पहला आप लोगों का सबसे पहला तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जीन किसे कहते हैं। डीएनए के वह खंड जो इंफॉर्मेशन रखते हैं उसको हम जीन बोलते हैं। लेकिन बेटा किसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं? वो डीएनए के वह खंड जो प्रोटीन सिंथेसिस की क्या रखते हैं? इंफॉर्मेशन रखते हैं, उसको हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। देखो इधर ये हम पढ़ चुके हैं कि अनुवांशिकी में वंशानुगति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी में यदि बात करें वंशानुगति तो क्या एक प्रक्रिया है, और विविधता क्या है? जनक से संतति जो बन रही है उसमें जो अंतर आते हैं उनको बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ शब्दावली।
उसमें हमारा पहला शब्द है जीन, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति की इकाई इसे कहते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं कि यह करती क्या है जीन। जीन मैंने बताया अभी आप लोगों को कि यह एक लक्षण को नियंत्रित भी करती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर भी करती हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि जीन क्या करती है भाई, लक्षणों का स्थानांतरण करती हैं। क्या कर रही है भाई, स्थानांतरण, स्थानांतरण कर रही है। कहां पर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। स्थानांतरण भी करती हैं लक्षणों को, और लक्षणों को क्या करती हैं, नियंत्रित भी करती है। ये लक्षणों को नियंत्रित भी कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है, मतलब ये क्या करती है, जीन प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करती है, सहायक होती है। कैसे सहायक होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये होती क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो इधर, देखो इधर, ये अपना डीएनए है, डीएनए। तो डीएनए में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और आपको पता है कि डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड का क्या है आप लोग, पॉलीमर, बहुलक। किसका, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और न्यूक्लियोटाइड हम लोग पढ़ेंगे एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। लेकिन यूरेसिल क्या होता है आप लोगों का, आरएनए में। डीएनए में क्या होता है बेटा, थाइमिन होता है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का हम बता रहे हैं डीएनए है। इस डीएनए में ये पूरा डीएनए, ये पूरा डीएनए आप लोगों का जीन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बेटा नहीं कहलाएगा। ये डीएनए जो है इसका कुछ पार्ट, कितना सा बेटा, मान लीजिए इतना सा पार्ट मैंने बनाया, ये इतना सा पार्ट इंफॉर्मेशन रखता है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की। तो इसको बोला जाता है बेटा जीन। क्या बोलेंगे इसे, जीन बोलेंगे। क्लियर। तो जीन है क्या, जीन डीएनए का एक्टिव पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। लेकिन डीएनए का भी कौन सा पार्ट हम बोलते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस का क्रम या फिर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड का क्रम, न्यूक्लियोटाइड का क्रम। सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ आप लोगों का कि जीन क्या होता है, जीन डीएनए के वह खंड होते हैं या डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के वह खंड होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है हमने पढ़ा भी और आप भी पढ़ेंगे। आप लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन में हम बात करते हैं वो एमआरएनए, जो एक्टिव एमआरएनए बनता है वो किससे बनता है आप लोगों का, ट्रांसक्रिप्शन से। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए वापस रेप्लिकेट होता है, तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन होता है और फिर उस डीएनए से आप लोगों का एमआरएनए बनता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन, वो एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो एक तरह से डीएनए का वह खंड जो जीन के रूप में क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अब बेटा यहाँ पर एक और एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, जैसे कि प्लांट में या कहीं भी एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। देखो इधर अपने पास यहाँ पर डीएनए में ये 3 पार्ट, कौन कौन से, 6 पार्ट है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी और ये वाला ई। इस तरह से मेरे पास ये पोर्शन है। तो इसमें से ये प्रोटीन बना रहा है, सी वाला प्रोटीन बना रहा है और ई वाला भी क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो यहां पर इस डीएनए में कौन कौन से पार्ट है जो जीन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा ए पार्ट जीन को रिप्रेजेंट करेगा, बी
सी पार्ट जीन को रिप्रेजेंट करेगा और ई पार्ट, ये जो डी और जो बी है ये डीएनए के जो खंड हैं ये एक्टिव नहीं है, तो ये जीन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ए, सी और ई ये क्या है, जीन को प्रदर्शित करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एलील की। मैंने बोला था आप लोगों का दूसरा पॉइंट हम क्या लेने वाले हैं, एलील। एलील क्या होते हैं, युग्म विकल्पी, एक जीन के अलग अलग दो रूप, या हम बात कर रहे हैं कि एक ही चेन में अलग अलग फॉर्म क्या होती है आप लोगों की, युग्म विकल्पी कहलाती हैं। अब बेटा ये हम बोल रहे हैं एक ही जीन बनी होती है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, तो अब इनमें डिफरेंस कहाँ पर आएगा, ये अलग अलग रूप किस आधार पर होंगे, तो बेटा ये अलग अलग रूप किस आधार पर होंगे उस चीज को समझिए। देखिए इधर ये हमने बना दिया क्या, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस आप लोगों का गैर हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए भी उसमें होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, युग्म विकल्पी की। तो युग्म विकल्पी क्या होती है, डीएनए एक ही जीन के अलग अलग विपर्यासी रूप को हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। लिख देते हैं हम यहाँ पर, एक ही जीन के अलग अलग रूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अब बेटा यहां पर अलग अलग शब्द आया है, ये अलग अलग किसके लिए आया है, मतलब मान लीजिए ये एक जीन है और जीन क्या होगी, जीन इस तरह से होगी, डीएनए का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हमने बोल दिया जीन। तो इसमें डिफरेंट क्या होगा, इसमें डिफरेंस होगा बेटा, तो जो यहां पर अलग अलग बात बोली गई है वो किसके लिए बोली गई है, न्यूक्लियोटाइड के क्रम के लिए, न्यूक्लियोटाइड के क्रम के लिए। इस डीएनए के खंड में यहां पर जो अंतर आएगा, यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो किस बेसिस पर आएगा, न्यूक्लियोटाइड के क्रम में डिफरेंस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं ये हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये क्या है, डीएनए, ये डीएनए हमने बना दिया, लेकिन ये कौन से क्रोमोसोम है बेटा, ये कौन से क्रोमोसोम है, ये समजात गुणसूत्र है। ये कौन से गुणसूत्र है बेटा, समजात गुणसूत्र। आप लोगों ने पढ़े होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र। और ह्यूमन की एक सेल के अंदर कितने, 46 क्रोमोसोम, या हम इसको लिख सकते हैं 2n = 23 पेयर्स में से हम बात करेंगे कि हमने एक जोड़ा ले लिया, क्या ले लिया, एक पेयर ले लिया, ये 23 पेयर है। अब इसमें हम बात करते हैं कि यहां पर ये जीन है, यहां पर ये जीन है और ये यहां पर जीन है, तो इसमें ये एक जीन तो यहां होगी, दूसरी जीन यहां पर होगी और तीसरी जीन यहां पर होगी। तो एक क्रोमोसोम, समजात क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम जिस पर जो डीएनए लगा हुआ है उस पर ये जीन, ये जीन, ये जीन, इसी तरह से सेम जो जीन कहां पर हो, सामने वाले गुणसूत्र पर, सामने वाले गुणसूत्र पर सेम लोकस पर जो प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, एलील। क्या बोलेंगे बेटा, एलील। मतलब समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित एक जीन के अलग अलग रूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तो ये क्या है बेटा, युग्म विकल्पी है। अब ये कैसे हो सकते हैं, इसको हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इस तरह से, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम बात कर रहे थे किसकी, पादप की हाइट की। हमने एग्जाम्पल लिया था पादप की हाइट। जब इसमें 2 कैरेक्टर आते हैं, कौन कौन से, एक तो लंबा और एक बोना। तो लंबा कैसा होता है, आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, और बोने को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास में अब हम बात करेंगे कि कैसे क्या है कि
ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है हमारे पास में, देखना इधर, मैं एक क्रोमोसोम बना रहा हूं, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम और बनाते हैं हम, 3 पेयर बनाते हैं, 3 कंडीशन आ जाएगी अपने पास में। ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में हम डीएनए बना देते हैं, ये डीएनए, ये डीएनए बना दिया तीनों में। अब इनमें हम बात करेंगे, यहां पर जीन है, यहां पर जो जीन है वो इसमें जीन है, तो यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये कैपिटल टी क्या होगी अभी बात करेंगे। यहां पर इसमें क्या है, ये है स्मॉल टी और ये भी क्या है, स्मॉल टी। थर्ड कंडीशन अपने पास में क्या हो सकती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब हम बात करेंगे इन 3 कंडीशन की, कैपिटल टी, स्मॉल टी और ये। अब ये पौधा लंबा है और ये बौना है, बात तो किसकी चल रही है, अब जीन की। एक ही जीन के क्या है, अलग अलग रूप है, तो ये है तो एलिल, ये भी क्या है एलिल, ये भी क्या है एलिल। अब इस एलिल में ये जो कैपिटल टी है, ये जो कैपिटल टी है बेटा, इसका जो डीएनए का सीक्वेंस होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा उसको तो हम बोलेंगे प्रभावी। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो लंबापन आएगा, और लंबापन आएगा तो एक नया कैरेक्टर आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे प्रभावी। लेकिन यही एक जीन का दूसरा एलील स्मॉल टी अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पा रहा, तो इसे बोलते हैं अप्रभावी। ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, मतलब एक ही जीन के 2 विपर्यासी लक्षण या ट्रेट जिनको हम युग्म विकल्पी बोलते हैं, और इन युग्म विकल्पियों में यदि दोनों अपने लक्षण शो करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे तो दोनों प्रभावी। यदि दोनों अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाए, ये क्या है भाई, अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा, ये प्रोटीन नहीं बना पा रहा, जैसा था वैसा का वैसा ही हो पा रहा है, नई इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आ रहा कुछ भी, तो इसको हम बोलेंगे अप्रभावी। लेकिन एक ने अपना क्या किया, लक्षण शो किया, प्रोटीन बनाया, तो वो क्या है अपना प्रभावी। लेकिन ये शुद्ध प्रभावी नहीं होगा, ये क्या होगा बेटा, संकर। क्या होगा ये, संकर। तो हम लोगों ने एक तो हमने यहाँ जीन के बारे में पढ़ लिया, दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ लिया, युग्म विकल्पी के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ लिया, युग्म विकल्पी के बारे में। अभी मैं बात कर रहा था कि हम युग्म विकल्पी के बारे में बात करें कि जीन की डिफरेंट फॉर्म, तो एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म किस बेसिस पर हो सकती है। जैसे कि बेटा मेरे पास एग्जांपल है, ये दोनों लिखने के लिए, ये मेरे पास ये भी लिखने के लिए है और ये भी लिखने के लिए, दोनों पेन है। जैसे क्या हो सकती है, जीन, एक जीन के 2 अलग अलग रूप, तो यहां पर ये दोनों लिखने के लिए हैं, लेकिन इनमें अंतर किस में आ रहा है, ये मल्टी कलर वाला है और ये ब्लू कलर वाला है। मतलब अंतर किसका आधार पर आया, रंग के आधार पर अंतर आया, लेकिन है दोनों के दोनों क्या, पेन। क्या है बेटा, पेन। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जीन की अलग अलग रूप क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ये दोनों पेन हैं, लेकिन अंतर किस आधार पर आया, रंग के आधार पर। तो यहां पर इनमें अंतर किस आधार पर आता है, लक्षणों को प्रकट करने के आधार पर। लंबापन आता है या कोई भी कैरेक्टर जो प्रभावी होता है, मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो अप्रभावी होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता। तो यहां तक आप लोगों को जीन भी समझ में आया होगा, एंड देन युग्म विकल्प भी समझ में आया होगा। अब एक और बात कर लेते हैं हम, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। देखो, समयुग्मजी अवस्था और विषमयुग्मजी अवस्था,
समयुग्मजी, जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस बेटा इस तरह की कंडीशन, दोनों युग्म विकल्पी प्रभावी होंगे तो उसे बोलेंगे होमोजाइगस। विषम युग्मजी, इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ये वाली एक तो क्या है प्रभावी और एक अप्रभावी, इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब बेटा यहाँ पर हम अपनी एनसीईआरटी पे चलेंगे। एनसीईआरटी पे चलने से पहले कुछ एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे शरीर में भी हमारी जो बॉडी है वो ऑर्गन, फिर टिश्यू और सेल से बनी हुई है। हमारी जो कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी आधारभूत इकाई होती है। तो कोशिका, ये रही सेल, सेल के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा क्या, डीएनए। और इस डीएनए में क्या होता है बेटा, जीन। और जीन क्या करता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस करके लक्षण प्रकट करता है। क्या करता है, लक्षण प्रकट करता है। अब आप लोगों ने पढ़ा है, यहां तक तो आप सेल पढ़ लेते हो 11वीं क्लास में। तो ये लक्षण प्रकट होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, प्रोटीन। और प्रोटीन कौन बनाता है, जीन। और जीन का होता है डीएनए के अंदर, और डीएनए का होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, सेल के अंदर। इसी तरह से हमारा शरीर तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या जो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो सारे के सारे ही लक्षणों को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को बात करते हैं कि हम बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन की जीन है। क्या है बेटा, इंसुलिन की जीन। कहां पर होगी, इंसुलिन की जीन बात करते हैं। एग्जाम्पल, इंसुलिन, ये इंसुलिन की जीन मेरी बॉडी की सभी कोशिकाओं में है। क्या सारी की सारी कोशिकाएं इंसुलिन का फॉर्मेशन करती हैं, नहीं करती। क्यों नहीं करती बेटा, क्योंकि जिस कोशिका के अंदर क्या मिले, उसे एक्टिव पार्ट मिले, किसके लिए, उस जानकारी के लिए, तभी तो वो क्या कर पाएगी, काम कर पाएगी। इंसुलिन की जीन कहां पर, अग्नाशय के अंदर। अग्नाशय के अंदर आप लोगों की लैंगरहैंस द्वीप आपने पढ़ा होगा, उसमें बीटा कोशिकाएं ही ओनली इंसुलिन का क्या कर सकती हैं, फॉर्मेशन कर पाती हैं। क्यों कर पाती हैं, क्योंकि उसकी जो सेल है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो डीएनए है, उसका जो जीन है वो एक्टिव है। किसके लिए, इंसुलिन का फॉर्मेशन करने के लिए। और इंसुलिन अपने आप में क्या है, एक प्रोटीन है। तो हर एक कोशिका का जो डीएनए का जो जीन है वो स्पेसिफिक होता है कुछ कैरेक्टर फॉर्म करने के लिए। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़ लेते हैं थोड़े, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखो इधर, मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती हैं। मतलब ये जो जीन है, ये इंफॉर्मेशन युग्मकों के माध्यम से, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं और एक नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इन युग्मकों में जो जानकारी आई थी वो जीन के द्वारा आई थी। किसके बेटा, जीन के द्वारा। इस जीन को मेंडल ने क्या बोला था, देखते हैं। उसने इस वस्तु को क्या बोला, कारक या फैक्टर कहा। अब हम इसे जीन कहते हैं। आगे बात समझ में। दूसरे शब्दों में जीन अनुवांशिकता की इकाई है। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था। किसी जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना उसमें निहित होती है। अभी बात करी इंसुलिन में कि किस जीन में कौन सा लक्षण निहित होगा, ये सूचना उसमें निहित होती है। किस आधार पर, न्यूक्लियोटाइड के क्रम के आधार पर। आगे बात समझ में। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। जैसे अभी लंबाई की बात करी थी तो लंबापन और बोनापन, पादप में हाइट की बात करी थी ना हम लोगों ने, वो वाली चीज है। ये एक ही जीन के
थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। और ये भिन्नता किस आधार पर मैंने बताई है? न्यूक्लियोटाइड के आधार पर। एक बात और बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड के आधार पर मैंने भिन्नता तो बताई है, लेकिन ये भिन्नता किस कारण से आई है वो आप मुझे आंसर बताएंगे कि सर ये जो भिन्नता आपने बता तो दी, ये भिन्नता है, लेकिन ये भिन्नता किस कारण हुई है, आप मुझे कमेंट में आंसर बताना इसका, ठीक है। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें तो जो लक्षण F1PD में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षण की जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। मतलब हम लोगों ने बोला एक तो कैपिटल टी और दूसरा क्या बोला था? स्मॉल टी। प्रभावी और अप्रभावी की बात कर रहा है यहाँ पर। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर, उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग होता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी या एलील हैं। इनमें जो अंतर है वो किसका है? न्यूक्लियोटाइड का अंतर है। दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के एलील जोड़े इस प्रकार होंगे। ये बात करी, ये ऊंचाई के और ये भी ऊंचाई के, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। ये क्या है? शुद्ध है। और ये क्या है? संकरित है। और ये क्या है? शुद्ध बौने हैं। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया कि तद्रूप प्रजनन क्षम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में एलील जोड़ा समयुग्मजी बताया होमोजाइगस सभी कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी को पौधे का जीनोटाइप या जीन प्रारूप भी, और लंबे और बोने को फिनोटाइप दृश्य कहा गया। अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? संकर। अभी तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, अभी तो हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। एक तो जीन के बारे में पढ़ा है, दूसरा हम लोगों ने युग्म विकल्पी के बारे में पढ़ा है, और तीसरा हम लोगों ने प्रभावी और अप्रभावी। युग्म विकल्पी हमने प्रभावी और अप्रभावी के आधार पर बोले हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो वो रूपांतरित हो रहा है। पढ़ते हैं ना हम लोग, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है वो प्रभावी है और जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा वो अप्रभावी है। 2 शब्द याद रखना। चलो अब हम एनसीईआरटी थोड़े अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, लाइन वाइज नहीं पढ़ रहे। जो टॉपिक पहले आएगा, मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये पॉइंट मुझे समझाना पड़ा। अब मेंडल के बारे में बात करते हैं कि मेंडल क्या था। मेंडल के वंशानुगति के नियम। मेंडल ने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर उसने जो मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और जो कैरेक्टर के बेसिस पर जो नियम दिए उनको हम पढ़ेंगे। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या किए थे? अपने प्रयोग किए थे, और उसने कितने? 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, 7 विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया था। अब वो देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रिगोर मेंडल ने उद्यान मटर, यहां भी याद रखना, के पौधे में 7 वर्षों 1856 से लेकर 1863 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशानुगति नियम को प्रस्तावित किया। सांख्यिकी, विश्लेषण और गणितीय तर्क शास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की, साथ ही उनके परीक्षाधानों पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर भी किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशानुगति के नियम में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे, जैसे कि लंबे या बौने, पीले या हरे बीज। इसके कारण उसे वंशानुगति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। बाद में वैज्ञानिकों ने, क्या बात कर रहा है बेटा? बाद में वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलताओं का स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने अनेक त्रदुप प्रजननक्षम, मतलब वापस से संतति उत्पन्न करने वाले मटर के शुद्ध वंशानुक्रम को लेकर कृत्रिम परागण पर परागण के प्रयोग किए। आर्टिफिशियल तरीके से इसने क्या किया था? पॉलिनेशन किया था। त्रद्रुप प्रजननक्षम, ट्रू ब्रीडिंग
वंशक्रम वह होता है जो एक पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। मेंडल ने मटर की 14 ऋतु प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा, अर्थात 60 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया। इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली हुई या सिकुड़ी हुई फली, हरी या पीली फलियां और लंबे और बौने पौधे। तो मेंडल ने बेटा किस पर हम बात करेंगे कि मेंडल ने हम 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लिया था। अब वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन से थे? देखो इधर ये रहे। हम बात करेंगे लक्षण ये रहा। पहला क्या है? तने की ऊंचाई, लंबापन और बोनापन। तो ये तो है प्रभावी और ये है अप्रभावी। मतलब प्रभावी का मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर पा रहा है, बोना क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, अपना लक्षण नहीं सौंप पा रहा है। तो ये रही तने की ऊंचाई। फूलों का रंग, तो ये रहा अपना फूलों का रंग, बैंगनी और सफेद। तो बैंगनी क्या है? प्रभावी, सफेद क्या है? अप्रभावी। फूल की स्थिति, अक्षीय और अंत्य, ये रही पुष्प की स्थिति, अक्षीय और अंत्य। देखो यहाँ पर अक्षीय क्या है? प्रभावी, अंत्य क्या है? अप्रभावी। फली का आकार, फूला हुआ और सिकुड़ा, तो ये फली का आकार है, इस तरह से फूली हुई है और ये सिकुड़ी हुई है। फली का रंग, हरा और पीला, ये रहा आप लोगों का फली का रंग। हरा क्या है? प्रभावी, और पीला क्या है? अप्रभावी। बीज का आकार, गोल व झुर्रीदार, तो ये रहा बीज का आकार, गोल और झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला और हरा। इस तरह से मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, ये विपर्यासी लक्षण क्या थे? युग्म विकल्पी ही थे। आगे बात समझ में, एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहे थे, लेकिन अलग अलग रूप थे किसके? लक्षणों के, और ये प्रभावी और अप्रभावी कहलाए थे। आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं इसमें। देखो, एक जीन की वंशानुगति, मेंडल ने क्या लिया बेटा? एक लक्षण लिया। जैसे कि हम बात करेंगे मेंडल की हाइट को लेकर उन्होंने एक अपने प्रयोग किए, और हाइट को उन्होंने क्या बोला? 2 विपर्यासी लक्षणों के साथ में लंबापन और बोनापन। देखो मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधों का संकरण किया, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। एक कैरेक्टर लिया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का अनुवांशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। कैसे किए उन्होंने? देखो इधर मेंडल ने एक लक्षण लिया। कौन सा लिया बेटा? पौधे की हाइट, पादप की ऊंचाई, जिसके 2 कैरेक्टर थे, लंबापन और बोनापन। तो ये हम बात करें किसके अंदर आएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर। कौन सा कैरेक्टर लिया? ओनली ऊंचाई। इसको इन्होंने कैपिटल टी बोला, और इनको इन्होंने क्या बोला? स्मॉल टी। इससे जो गैमेट बनेंगे वो ये वाले, इससे बनेंगे स्मॉल टी वाले। अब इन दोनों में क्या किया? संकरण करवाया, कर दिया संकरण, निषेचन जिसको हम बोलते हैं, या फिर परागण। इससे क्या बना हमारे पास में? ये हमें प्राप्त हुआ, ये हमारी हुई F1 पीढ़ी। ये कौन से थे बेटा? संकर लंबे, संकर लंबे। अब इस F1 में क्या किया उन्होंने? F1 में स्वपरागण, स्वपरागण कराया। तो एक हो गया नर और एक हो गया मादा, स्वपरागण कराया। देखो इधर ले लिया ये वाला और ये ले लिया। इस तरह से चेकरबोर्ड मेथड भी हम अपना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, यहाँ से यहाँ ये वाला यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस तरह से हमारे पास में ये कैरेक्टर आया, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये कितने आया अपने बात में? यदि हम बात करें कि लक्षण प्रारूप, ये भी क्या था अपना? लंबा।
लेकिन कैसा है? शुद्ध लंबा। ये कैसा है? संकर लंबे। और ये क्या है बेटा? शुद्ध बौने। शुद्ध बौने। तो लक्षण कैसे हुए अपने? 3 तो लंबे, 1 बौना। 3 कैसे? लंबे और 1 क्या है? बौना। और जीनोटाइप या जीन प्रारूप 1 और ये बने थे 2, इधर 1 2 2 और ये 1, ये अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके क्या थे परिणाम। अब पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। देखो इधर, इस पीढ़ी को उसने प्रथम संतति या फिलियल, एफ क्या है? फिलियल प्रोजेनी या F1 भी कहा। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे? लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे। मतलब शुद्ध तो नहीं थे, संकर थे। कोई भी पौधा बौना नहीं था। चित्र इस प्रकार से परिणाम अन्य विशेषक वाले संकरण प्रयोग में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में 2 में से 1 जनक के लक्षण की ही क्या हुई है बेटा? अभिव्यक्ति। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन, लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं हुए। कौन से वाले के लक्षण प्रकट नहीं हुए? बोनेपन वाले के। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वपरागित कराया और देखा कि आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रत्युत्तन कुछ पौधे बोने हुए। यार F1 में सारे लंबे थे, तो F2 में कुछ बोने कैसे हुए? जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया वह अब प्रदर्शित हो गया। बोने पौधे का अनुपात कुल F2 पौधे का कितना था? 25%। F2 पीढ़ी में कितने आए? 25% बोने, जबकि 75% पौधे लंबे थे। लंबे और बोने के लक्षण जनकों के समान ही थे और उनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं हुआ, अर्थात सभी या तो लंबे थे या फिर क्या थे? बोने। मझले कद का कोई भी नहीं था। किसकी बात कर रहा है ये? अर्थात सभी या तो लंबे थे या फिर बोने, मझले कद के कोई भी नहीं थे। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनमें से भी इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनक का लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3 और 1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। विपरीत विशेषकों के दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर इसने इस तरह से क्या किया था? देखो, ये पौधे के क्या होते हैं बेटा? इसमें था पोलन ग्रेन, पुंकेसर। पुंकेसर को उसने किससे क्या कर दिया था? कैंची से काट दिया था। और कैंची से काटने पर यहाँ पर होता स्वपरागण, लेकिन उसने क्या करवाया? पर परागण कराया, दूसरे पुंकेसर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करवाए। आगे चलते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। देखो इधर, मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप देखने में बिल्कुल किसकी तरह था? कैपिटल टी जनकों के समान था। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। मतलब यहां पर ये कैपिटल टी इस पर प्रभावी हो गया और कैपिटल टी ने अपना प्रभाव दर्शाया और लंबापन दे दिया। जैसे कि F1 में इसे प्रभावी तथा दूसरे को अप्रभावी नाम दिया। आगे बात समझ में, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इसने लक्षण दर्शाया तो इसे क्या बोला? प्रभावी, और इसे क्या बोला? अप्रभावी। बेटा अब आप मुझे बताओ ये प्रभावी क्यों रहा? बेटा इसके जीन ने क्या किया था? प्रोटीन सिंथेसिस किया है। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस करके इसने अपना लक्षण दिया है, जो कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हम कोई भी लक्षण प्रकट कर पा रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है। और उसका प्रोटीन किसके कारण सिंथेसिस हुआ है? जीन के कारण। मतलब जीन ने अपना एक्सप्रेशन दिया है, और जो जीन एक्सप्रेशन कर पाती है वो प्रभावी होती है, और जिसकी जीन क्या एंजाइम का सिंथेसिस नहीं कर पाती वो क्या है? अप्रभावी। क्लियर? जिन अन्य लक्षण युग्मकों को उन्होंने अध्ययन किया, यहां भी पाया।
प्रभाविता और अप्रभाविता के संकल्पना को याद रखने के लिए यही सुविधाजनक तर्क संगत होगा कि बड़े कैपिटल और छोटे अक्षरों को प्रयोग किया जाए। लंबे के लिए कैपिटल टी और बोने के लिए स्मॉल डी का प्रयोग ना करें, क्योंकि याद रखना कठिन होगा कि क्या टी और डी एक ही जीन के एलील हैं या नहीं। एक ही जीन के एलील तो क्या होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। समयुग्मजी मामलों में एलील समान होते हैं। अभी हमने समयुग्मजी पढ़ा था। समयुग्मजी मामलों में एलील क्या होते हैं, समान, कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और विषमयुग्मी मामलों में असमान होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे का एक लक्षण है ऊंचाई को नियंत्रित करने के जीन लिहाजा से विषमयुग्मजी, अतः इसे एकल संकर मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। और टी स्मॉल टी कैपिटल टी के बीच क्रॉस करने को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। ये रहा आप लोगों का एकल संकर क्रॉस। F1 लंबा एंड बोना, F1 लंबा स्वपरागण कराया, F2 पीढ़ी में लंबा और बोना हमें मिला। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब तो इस प्रकार से हमने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट किया है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का पोर्शन इसमें बाकी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक का पार्ट समझ में आया। आप एक चीज बस याद रखना इसमें कि प्रभावी और अप्रभावी, हम इस आधार पर बोल रहे हैं कि प्रभावी क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर पा रहा है और अप्रभावी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।